सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी 10वीं क्लास है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के जो पॉइंट रह गए थे पिछले वाली क्लास में, वो पॉइंट सभी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। और जॉर्ज थॉमस और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो भी विद्रोह हुए हैं वो इसी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी 10वीं क्लास। तो औरंगजेब से हमने समाप्त किए थे पिछले वाली क्लास में, यानी कि औरंगजेब के समय पर और क्या क्या चीजें हुई थी। औरंगजेब की अगर मृत्यु की बात करें तो 1707 के अंदर होगी थी, लेकिन उससे पहले औरंगजेब के समय ही सतनामियों का विद्रोह हुआ था। और मैंने बताया था कि सतनामी पंथ की स्थापना किसने करी थी, वो वीरवार ने की थी। और सतनामी विद्रोह कब हुआ था, 1672 के अंदर हुआ था। और किसके खिलाफ हुआ था, वो औरंगजेब के खिलाफ हुआ था। औरंगजेब के खिलाफ सतनामियों का विद्रोह हुआ था। और सतनामियों ने नारनौल और उसके आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, यानी कि इसमें सतनामियों की विजय हुई थी और औरंगजेब की हार हुई थी। लेकिन इसके बाद औरंगजेब हार के बाद क्यों मानने वाला तो है नहीं, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, मोहम्मद अकबर और अहमद खान ने सतनामियों पर आक्रमण किया था। यानी कि औरंगजेब की तरफ से मोहम्मद अकबर और अहमद खान ने सतनामियों पर आक्रमण किया, जिसमें औरंगजेब की जीत होगी। यानी कि उसमें जो मेवाती थे उनकी भी हार होगी, यानी कि मेवातियों की हार होगी। और इसमें फिर औरंगजेब जीत जाता है, यानी कि सतनामी विद्रोह में तो औरंगजेब हारेगा, लेकिन दोबारा से सतनामियों पर आक्रमण करेगा जिसमें मेवाती भी साथ दे रहे थे, तो उसमें मेवातियों की हार हो जाती है। और आपको पता है कि औरंगजेब की जो मृत्यु 1707 के अंदर हो गई थी। आगे लिख भी रखा है, 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसी का बड़ा बेटा शासक बनेगा बहादुर शाह प्रथम। यानी कि जो औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था वो शासक बनता है। लेकिन ये इतना एक शक्तिशाली शासक साबित नहीं हो पाता, क्योंकि मुगल साम्राज्य इसके शासन के बाद विघटन होने लगा था। उसका मतलब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। जो कि इसका कार्यकाल रहेगा 1707 से लेकर 1712 तक, यानी कि ज्यादा लंबा शासन भी नहीं कर पाया। एज कंपेयर टू इसके जो पूर्वज हैं उनके कंपेयर में बहुत ही छोटा शासन किया इसने। लेकिन इसके बाद जो शासक बनेगा वो जहांदार शाह। सिर्फ आपको ये नाम याद रखने की, अगर इनका कार्यकाल अगर याद रखो तो दी बेटर है। अदरवाइज सिर्फ आपको ये याद रखना कि मुगल साम्राज्य के अंदर जो शासक बने हैं वो बहुत ही कमजोर शासक बने हैं औरंगजेब के बाद। पर लेकिन इनका जो नाम है वो आपको याद होना चाहिए। यानी कि बहादुर शाह प्रथम शासक बने औरंगजेब के बाद, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फरुखसियर और महमद महमूद शाह। और इनके काल में जो साम्राज्य है वो विघटन होना स्टार्ट हो गया था, यानी इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ये इतने पावरफुल नहीं रहे थे। तो आपको हम बात करेंगे नेक्स्ट है। इसी के टाइम पर फिर बंदा बैरागी है, यानी औरंगजेब के समय पे ही रहा था वो। उसने इसको मुगल साम्राज्य को के खिलाफ काफी विद्रोह किए थे। और ये किसका शिष्य था, गुरु गोविंद सिंह का शिष्य था। यानी कि पहले तो ये डाकू हुआ करता, लेकिन गुरु गोविंद ने सिंह के समझाने पर यह सिख सेना में भर्ती हो गया। और फिर आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख सेना का नेतृत्व जो करने वाले थे वो थे बंदा बैरागी, जिसका बचपन का नाम था लक्ष्मण सिंह। और मुख्यालय इन्होंने अपना बनाया था सीरीखांडा सोनीपत के अंदर। इसीलिए हम इनको हरियाणा जीके से रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जो मुख्यालय बनाया था वो अपना सोनीपत के अंदर बनाया था। और 1709 के अंदर ही सोनीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, जो कि बंदा बैरागी के बीच में और बहादुर शाह के बीच में। अभी बहादुर शाह मैंने बताया था कि बहादुर शाह कौन है। बहादुर शाह प्रथम, जो कि औरंगजेब के बाद शासक बनता है, उसके खिलाफ सोनीपत का युद्ध लड़ा था किसने, बंदा बैरागी ने, जिसमें बंदा बैरागी की विजय होती है, यानी कि जीत जाता है। उसके बाद 1709 में तो सोनीपत का युद्ध, और 1710 में करनाल के तराइन में तराइन के अंदर 3 संघर्ष हुए थे। किस किस के बीच में, बंदा बैरागी ने संघर्ष किए थे, लेकिन जिसमें बंदा बैरागी की हार हो जाती है। यानी कि 1709 में तो सोनीपत के युद्ध में तो बंदा बैरागी जीत जाएगा, लेकिन करनाल के तराइन के अंदर 3 संघर्ष और किए थे बंदा बैरागी ने, जिसमें बंदा बैरागी की हार हो जाती है। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है 1715 में गुरदासपुर में मुगल शासक फरुखसियर ने बंदा बैरागी की हत्या करवा दी। यानी कि 1710 में तो उसने तराइन में संघर्ष किया था करनाल में, और 1709 में सोनीपत में तो सफल रहा था।
और करनाल में बंदा बहादुर की आर हो गई थी। लेकिन उसके बाद जिसने बंदा बैरागी की हत्या करवा दी थी वो कौन था? वो मुगल शासक फुरुखसियर था, यानी जिसने बंदा बैरागी की हत्या करवा दी। इसके साथ साथ ही इसी काल में थोड़ा बहुत हरियाणा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये अलग है इससे। 1730 के अंदर हरियाणा में सांग की शुरुआत हुई थी, और जो सांग का जो स्वर्ण काल है वो 1730 से लेकर 1739 तक माना जाता है, ठीक है। और 1739 में ही करनाल का युद्ध होता है, और वो युद्ध किस किस के बीच में होता है? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में होता है। आपको पता है कि ये मुगल शासक बहुत ही कमजोर शासक थे, इसलिए इनके साथ जो भी युद्ध करेगा वो जीत जाएगा। जैसे कि नादिर शाह इनसे युद्ध करेगा तो वो जीत जाएगा, और जीतने के बाद क्या क्या लूट के ले जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। नादिर शाह था कौन? वो कि ईरान का शासक था। नादिर शाह ईरान का शासक था, और कौन से राजवंश से था? अफसरीद राजवंश का संस्थापक था। और भारत से क्या लेके गया था? मतलब करनाल का युद्ध जीतने के बाद वो भारत से कोहिनूर हीरा ले गया था। मैं रंग चेंज कर लेता हूं। कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउद, यानी जिसको हम मयूर सिंहासन भी बोलते हैं। और मयूर सिंहासन या तख्ते ताउद का जो निर्माण किया करवाया था वो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, जो कि नादिर शाह अपने साथ लेके गया था। नादिर शाह को और क्या बोला जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन तो नादिर शाह को, लेकिन अगर भारत का नेपोलियन पूछ लिया जाए तो वो साथ के साथ लिख दिया गया है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है। ये सभी आपको याद रखनी है। और करनाल युद्ध के बाद जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था, यानी कि टूट गया था। और ज्यादा कहने का मतलब दिन बर दिन जो मुगल साम्राज्य है उसकी पावर बहुत ही कम होती जा रही थी, ठीक है। और जब नादिर शाह ने हरा दिया था तो और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया मुगल साम्राज्य। जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया तो थोड़े बहुत जो पावर में आएंगे वो कौन आएंगे? मराठा शक्ति पावर में आएगी, और हरियाणा पर फिर मराठों का प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। तो मुगल सम्राट ने जब कमजोर तो हो ही गए थे, लेकिन उन्होंने जो आलमगीर थे मराठों को कुरुक्षेत्र प्रदान कर दिया था। किसने? हालांकि मुगल सम्राट कमजोर हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा युद्ध न लड़ने की बजाय मराठों को ये प्रदान कर दिया कि आप यहाँ पर शासन कर सकते हो, जिससे कि शांति बनी रही। यानी कि मराठों को कुरुक्षेत्र प्रदान हो गया। कुरुक्षेत्र प्रदान होने के कारण मराठों ने फिर पूरे हरियाणा पर अपना अधिकार कर लिया। तो 1756 और 1757 के बीच हरियाणा पर पूरी तरीके से मराठों के अधीन हो गया था, यानी कि मराठों का हरियाणा पर कब्जा हो गया था। अब आपको पता है कि 1757 में प्लासी की भी युद्ध हुआ था, और उसी टाइम पर जिस तरह की प्लासी का युद्ध हुआ था तो इस टाइम पर अंग्रेज आ चुके थे, यानी कि अंग्रेज भी युद्ध लड़ रहे थे। तो 1761 में ही पानीपत का युद्ध होता है, किस किस के बीच में? मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा और मराठे हार जाएंगे। अब देखो, मराठों का हरियाणा पर पूरी तरीके से कब्जा हो गया था, लेकिन 1757 में हो गया था ना, लेकिन 1761 के अंदर मराठे हार जाएंगे पानीपत के युद्ध में, किससे? अब्दाली से। अब मराठे भी थोड़े बहुत कमजोर पड़ेंगे, लेकिन फिर ग्रो कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे, क्योंकि 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध लड़ रहे हैं वो भी। और जब प्लासी का युद्ध अंग्रेज जीत जाएंगे तो वो भी क्या सोचेंगे कि हम भी यहाँ पर शासन कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज आए तो थे व्यापार करने के लिए, जब उनका युद्ध होगा प्लासी का युद्ध तो वो उस युद्ध को जीत जाएंगे और वो ये सोचेंगे कि हम भी शासन कर सकते हैं, फिर वो शासन करने की माइंडसेट से आगे चलेंगे। मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ ने और क्या करवाया था? यानी कि जो पानीपत का युद्ध में इन्होंने नेतृत्व किया था उसमें जिसमें हार जाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा थानेसर के, यानी कि पहले थानेसर के महादेव शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था इन्होंने। और अब्दाली जीत जाएगा जो पानीपत का युद्ध है, वो हरियाणा में अपने गवर्नर जैन खां को सब कुछ सौंप कर वापिस चला जाएगा, अब अहमद शाह अब्दाली। इसके बाद नेक्स्ट है जो एक व्यक्ति और आएगा जो इंपॉर्टेंट नाम है, जॉर्ज थॉमस। ये सारे वो नाम हैं जो हरियाणा में शासन करते हैं या हरियाणा से इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। अब जॉर्ज थॉमस कौन था? वो आयरलैंड का निवासी था, और जो कि भारत आएगा, फिर वो किसी भी सेना, मतलब किसी शासक की सेना में शामिल होएगा, और फिर वो अपना राज्य स्थापित करेगा।
और हरियाणा में आसी को अपनी राजधानी बनाएगा। इसीलिए हम जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत कब आया था? 1782 में जॉर्ज थॉमस भारत आया और वो एक डाकू बनकर आया था। उसका माइंड सेट यही था, क्योंकि आयरलैंड में बहुत ही वो गरीब परिवार से था, कहने का मतलब, और वो कहीं ना कहीं भागकर कहां पर आ गया? भारत आ गया। और उसकी मानसिकता यही थी कि उसने लूटपाट करनी है, शासन करना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है। तो उसी माइंडसेट के साथ वो 1782 में मद्रास आया था यहाँ पर। और लेकिन वो 6 महीने तक हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में रहा, जो कि एक निजाम की सेना में तोपचे का काम किया था उसने, यानी कि तोपचे की नौकरी करी। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसके बाद वो दिल्ली पहुंच गया। 1787 में थॉमस दिल्ली पहुंचकर समरूर बेगम की सेना में भर्ती हो जाता है। समरूर बेगम वैसे तो मेरठ की शासक थी, लेकिन दिल्ली में भी उनका शासन चल रहा था, तो दिल्ली पहुंचकर समरूर बेगम की सेना में भर्ती हो जाता है। और 1789 में रेवाड़ी युद्ध में, यानी कि जिसको बांडावास का युद्ध भी कहा जाता है, तो शाह आलम के प्राणों की रक्षा करता है। शाह आलम कौन थे? शाह आलम और समरूर बेगम के संबंध काफी अच्छे थे, यानी कि शाह आलम समरूर बेगम को अपनी बेटी की तरह माना करता और समरूर बेगम शाह आलम की काफी रक्षा करया करती। तो इसी युद्ध में शाह आलम के प्राणों की रक्षा होने के कारण समरूर बेगम क्या करती है कि इस थॉमस को टप्पल का जागीरदार बना देती है। यानी कि समरूर बेगम द्वारा टप्पल का जागीरदार किसे बना दिया गया? थॉमस को बना दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, लेकिन समरूर बेगम के साथ काफी नजदीकी संबंध होने के कारण काफी ये बातें करी जाती हैं कि लेवासी के कहने पर बेगम द्वारा जॉर्ज थॉमस को सेना से बाहर निकाल दिया गया था। अब इसके बारे में कुछ बातें बताई गई होंगी कि थॉमस इस तरीके से सत्ता हासिल करना चाह रहा है, तो बेगम द्वारा इसको निकाल दिया गया सेना से। 1792 में क्या होता है? मराठा सरदार की कौन थे? अप्पा खांडेराव थे। तो यहां से निकलकर थॉमस किसकी सेना में शामिल हो गया? मराठा सरदार अप्पा खांडेराव की सेना में शामिल हो जाता है। अब अप्पा खांडेराव द्वारा थॉमस को सबसे पहले मेवात क्षेत्र सौंप दिया जाता है। अब उसको पता है कि वो भाई पहले भी और बेगम की सेना में शामिल हुआ था, तो मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली यानी पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। तो अप्पा खांडेराव इसको क्या करते हैं? मेवात सौंप देते हैं। और 1797 में अप्पा खांडेराव की मृत्यु हो जाती है। और अप्पा खांडेराव की मृत्यु होने के बाद थॉमस अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब देखो कैसे क्या ये अपने पावर को बढ़ा रहा है थॉमस, यानी अपने शासन करने की ओर जा रहा है। तो धीरे धीरे फिर 1799 में थॉमस एक शासक बन जाता है। अपने आप को स्वतंत्र घोषित तो कर ही दिया था उसने। फिर एक शासक के तौर पर जॉर्ज थॉमस अपनी राजधानी घोषित करेगा, किसको? आसी को। और आसी कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि जॉर्ज थॉमस ने आसी को अपनी राजधानी बनाया था। इससे पहले, शासक बनने से पहले ही वो जागीरदार तो था ही और स्वतंत्र घोषित तो उसने कर ही दिया था। 1797 में आसी में सिक्के डालने की टकसाल स्थापित करता है, यानी कि वहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। और जॉर्ज थॉमस के जो सिक्के हैं वो क्या कहलाते थे? सिक्का ए शाही कहलाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज थॉमस के जो सिक्के हैं वो क्या कहलाते थे? सिक्का ए शाही कहलाते थे। और उसने अपने सिक्के डालने की जो टकसाल है वो कहां पर स्थापित की थी? आसी के अंदर ही की थी। और आसी को उसने अपना राजधानी बनाया था। उसके अलावा जॉर्ज थॉमस ने कितने गांवों को बसाया था? यानी कि गांव की संख्या अगर हम बात करें तो 253 गांव की संख्या है। यानी कि 253 गांव किसके द्वारा बसाए गए थे? जॉर्ज थॉमस के द्वारा बसाए गए थे। यानी कि बहुत ही पावरफुल हो गया था जॉर्ज थॉमस। और इसी टाइम पर फिर बेरी का युद्ध होता है। बेरी का युद्ध 1794 में हुआ था, जो जिस टाइम पर वो शासक नहीं था। यानी कि समरूर बेगम की सेना से निकालने के बाद जॉर्ज थॉमस का जाटो के साथ युद्ध होता है। और जाटो का साथ ही समरूर बेगम ने दिया था, लेकिन फिर भी जॉर्ज थॉमस विजयी हो जाएगा। आपको याद रखना कि 1794 के अंदर बेरी का युद्ध हुआ था। और द्वितीय बेरी युद्ध सिखों और मराठों के बीच में हुआ था, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रमाण नहीं है इसमें कौन जीता था और रियलिटी में किस किस के बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन माना जाता है कि 1807 के अंदर बेरी का द्वितीय युद्ध हुआ था। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि प्रथम युद्ध कब हुआ था बेरी का, जो कि 1794 में हुआ था जाटो और जॉर्ज थॉमस के बीच, जिसमें समरूर बेगम की सेना ने भी
हिस्सा लिया था जाटों की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद जॉर्ज थॉमस ने सिखों के यानी कि सिखों को क्या कहा था, सिखंडे साहिब की संज्ञा दी थी। और जॉर्ज थॉमस ने झज्जर में एक किले का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, उसके बाद सिर्फ ऑनलाइन क्वेश्चन है कि जॉर्ज थॉमस ने सिखों को क्या कहा था, सिखंडे साहिब की संज्ञा दी थी। सिर्फ ऑनलाइन क्वेश्चन है, ज्यादा स्टोरी नहीं याद रखनी है इसके बारे में आपने। थॉमस का जो आवास है यानी कि उसका जो रहने का स्थान था वो क्या था, जहाज कोठी था। और जहाज कोठी कहां पर है, हिसार में स्थित है। यानी कि आवास तो इसका हिसार में है, राजधानी इसकी आसी थी। और आसी का कहाँ है, हिसार के अंदर ही प्रेजेंट है। और वर्तमान में जहाज कोठी एक संग्रहालय के रूप में स्थित है। और थॉमस की जो आत्मकथा है वो किसने लिखी थी, विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा लिखी थी। इसके बाद 1802 में बहरामपुर यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जॉर्ज थॉमस का शासनकाल खत्म हो जाता है। यानी कि जॉर्ज थॉमस को इसलिए याद रखना है क्योंकि इसने हरियाणा के अंदर आसी को अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि हरियाणा के अंदर इसने शासन किया था। इसके बाद एक मराठा शासक है महादजी सिंधिया। यानी कि मराठा साम्राज्य में यानी कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई के बाद अगर मराठा पुनर्जीवित होंगे तो किसके कारण होंगे, महादजी सिंधिया के कारण होंगे। और इन्होंने क्या किया था, 1789 के अंदर दिल्ली पर आक्रमण कर कर उस पर अधिकार कर लिया था सिंधिया ने। इसके बाद फिर वो हरियाणा की तरफ बढ़ता है। और हरियाणा की तरफ बढ़ने के बाद उसने अपने साम्राज्य को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। सिर्फ आपको इसके बारे में ये चीजें याद रखनी है कि 4 शासक कौन कौन से थे, यानी कि जिलों के रूप में एक तो दिल्ली जिला, हिसार जिला, नूह जिला और सोनीपत जिला। यानी कि अपने क्षेत्र को 4 भागों में डिवाइड किया था। किसने, मराठा शासक महादजी सिंधिया ने, जिसने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद मराठों को पुनर्जीवित किया था, यानी कि वापस में उनको पावर में लाने की कोशिश की थी इन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद मराठे और अंग्रेजों के बीच एक संधि होगी जो कि 1803 के अंदर सुरजी अंजन गांव की संधि होगी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हरियाणा में अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। यानी कि मराठे इतने पावरफुल भी नहीं है क्योंकि अंग्रेज ज्यादा पावरफुल हैं। इसके बाद अंग्रेजों के बीच में और मराठों के बीच में संधि होती है। कौन सी संधि होगी, 1803 के अंदर सुरजी अंजन गांव की संधि होती है, जिसमें मराठों ने क्या किया था, हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। शासन हरियाणा पर कब हुआ था, 1756-57 में तो अंग्रेजों का अधिकार था पूर्ण रूप से। लेकिन उसके बाद फिर मराठे थोड़े 1761 के अंदर हार जाते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई में, थोड़े बहुत कमजोर होंगी। लेकिन थोड़ा बहुत पुनर्जीवित करेगा तो वो कौन करेगा, सिंधिया करेगा। लेकिन इतना भी कि वो पूरा कब्जा ही कर ले, मतलब लंबे समय तक अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ ले। लेकिन इसके बाद क्या किया, उसने संधि कर ली। हरियाणा किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया ताकि शांति बनी रही। और इस संधि को क्या बोलते हैं, सुरजी अंजन गांव की संधि बोलते हैं, जिसमें मराठाओं ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। फिर उसके बाद हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार कब हो जाएगा, 1809-10 में। अंग्रेजों का अधिकार 1809-10 में और मराठों का अधिकार 56-57 के अंदर होगा। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ही युद्ध कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर शासन कर रहे थे। तो 1806 में अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना की जाती है। और 1806 में फैज तलब खां द्वारा पटौदी रियासत की भी स्थापना की जाती है। ठीक है, सिर्फ आपने ये 2 स्थापना याद रखनी है। 1806 के अंदर करनाल की भी स्थापना हुई थी और पटौदी रियासत की भी स्थापना हुई थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह हुए काफी। और इस विद्रोह में सबसे पहले जो हरियाणा से विद्रोह किया था वो रोहतक के किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया था। और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हरियाणा में कितने गांव थे, लगभग 3000 गांव थे। और हरियाणा के अंदर जब शासन करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को 3 डिवीजन में बांट दिया था, जिसमें एक तो दिल्ली डिवीजन है, एक अंबाला डिवीजन जिसे हम उत्तर क्षेत्र बोलते हैं, और एक हिसार डिवीजन जिसे उत्तर पश्चिम डिवीजन बोलते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को 3 डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रोहतक में तो किसानों ने सबसे पहले विद्रोह स्टार्ट कर ही दिया था। लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ और प्रमुख जो विद्रोह होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज छछरौली का विद्रोह है 1818 में हुआ था। और छछरौली कहां पर, आपको याद रखना कि यमुनानगर के अंदर है।
और जिसका नेतृत्व किया था इस विद्रोह का वो कौन थे? जोधा सिंह है। ठीक है। और छछरौली रियासत को ही किस नाम से जाना जाता है? कलसिया रियासत के नाम से भी जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। ये सभी वो हैं, सिर्फ विद्रोह कहां पर हुआ और उसका नेतृत्व किसने किया, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब रानिया का विद्रोह 1818 के अंदर हुआ था। 1818 के अंदर छछरौली का विद्रोह होता है और रानिया का विद्रोह भी 1818 के अंदर ही होता है, जिसका नेतृत्व किया था जाबित खान ने। अब सिर्फ निमोनिक से जो भी आपको ट्रिक बनती है उससे आपको याद रखना कि रानियां क्या खाती हो जाता है, यानी कि खाती रहती हैं। तो रानियां जाबित खान रानिया का विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये आपने याद रखना। रानिया कहां पर है? सिरसा के अंदर प्रेजेंट है। जींद का नेतृत्व 1814 के अंदर हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था। जींद, जिंदा लोग ही प्रतापी होते हैं, याद रख लेना कि जिंदा लोग प्रतापी होते हैं, ये आप निमोनिक्स से याद रखना है। अगर आपको और बेटर ट्रिक्स है याद है तो आप उससे भी याद रख सकते हो। जिंदा लोग प्रतापी होते हैं, बस इतना याद रखना है कि जींद का जो नेतृत्व किया था वो प्रताप सिंह ने किया था 1814 के अंदर। और अन्य शासक जिसने नेतृत्व किया था वो रानी सौदराही थे। इसके बाद नेक्स्ट है किसानों का विद्रोह। किसानों का विद्रोह कब हुआ था? 1824 के अंदर हुआ था। और 1824 में ही बर्मा युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। और इस हार की चर्चा सुनकर यह लगा कि अंग्रेज कमजोर हो गए हैं, इसलिए किसानों ने क्या किया? उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इसको विद्रोह नहीं कह सकते कि किसान अपना हक मांग रहे थे, ठीक है। और लेकिन अंग्रेजों की तरफ से तो ये विद्रोह ही माना जाएगा, जिसका नेतृत्व किसने किया था? राजा सूरजमल ने किया था। राजा सूरजमल ने। और जो ये किसान थे कहाँ कहाँ के थे? रोहतक से थे, हिसार से थे, गुरुग्राम के थे, भिवाड़ी के किसानों ने राजा सूरजमल के नेतृत्व में विरोध किया। उसके बाद है बनावली का विद्रोह। बनावली कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर है। फतेहाबाद के अंदर है, जो कि 1835 में ये विद्रोह था, इसका नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया। वन, ये बनावली को हम वन से याद रख सकते हैं। वन के अंदर कौन होंगे? क्या होते हैं? गुलाब होते हैं। वन के अंदर गुलाब होते हैं, ठीक है। कैथल का विद्रोह 1843 के अंदर, इसका नेतृत्व भी गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है लाडवा का विद्रोह। अब लाडवा का विद्रोह 1845 के अंदर हुआ था, वो अजीत सिंह ने किया था। अब इसको आपने कैसे याद रखना कि जीत के बाद ही लोग आपके लाड करते हैं, उससे पहले कोई आपको नहीं पूछता, यानी कि जीतने के बाद ही आपके लाड किए जाते हैं। इसलिए लाडवा का विद्रोह अजीत सिंह ने किया था। और लाडवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और करंट की बात करें तो लाडवा से ही किसने चुनाव जीता था? हमारे सीएम सिंह ने। लाडवा से ही नेतृत्व विधानसभा से उन्होंने जीत हासिल की थी। लुआरू का विद्रोह 1830 के अंदर, लुआरू कहां पर है? भिवानी के अंदर है, जिसका नेतृत्व नवाब शमसुद्दीन ने किया था। लुआरू से जो नेतृत्व करने वाले थे वो नवाब शमसुद्दीन थे। और नवाब शमसुद्दीन ने विलियम फ्रेजर की हत्या करवाई थी, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग से, ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में खेतों की बुआई किस दिन करवाई जाती थी? तो वो बुधवार को करवाई जाती थी, ठीक है। ये सभी विद्रोह हैं। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ लिया हमने, उससे जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं जैसे कि नादिर शाह थे, सिंधिया थे और बंदा बैरागी थी, इनके बारे में हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया। और मुगल साम्राज्य से जो क्वेश्चन बनते थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट होती है। तो जो अगली क्लास होगी हमारी वो 1857 की क्रांति, हरियाणा के रिस्पेक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे, उसके बारे में होगी, यानी कि हमारी 11वीं क्लास 1857 की क्रांति से संबंधित होगी। तो सभी को थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिया करो। थैंक यू।